हेलो एंड वेलकम टू ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट सारिका भारद्वाज और हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है सोशल वर्क और हमारे गेस्ट है चंदन। ही इज़ द हेड ऑफ चाइल्ड हेल्थ डिवीजन एट बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज एक एनजीओ है जो काम करता है स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चों के साथ और भी बहुत कुछ करता है। इसको पूरा जानने के लिए डू वॉच आवर फुल एपिसोड टुडे विद चंदन एंड स्टे कनेक्टेड। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम चंदन टू Thank आवर you so शो। much. और टू बिगिन विद मैं आपसे ही जानना चाहूँगी अबाउट योर सोशल वर्क लाइफ और जो बटरफ्लाई एनजीओ है जिसके साथ आप काम करते हैं उसके बारे में। Thank you so much. I'm really glad to be here. मेरी बटरफ्लाइज की जर्नी जो है ऑब्वियसली आई हैव अ प्रोफेशनल डिग्री इन सोशल वर्क एंड मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल किया है। दैट इज़ माय हाईएस्ट डिग्री। उसके बाद मैंने बटरफ्लाइज में एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च फॉर बटरफ्लाइज। वहाँ से बटरफ्लाइज को लगा कि मैं आई थिंक फुल टाइम स्टाफ हो सकता हूँ, तो दे हैव ऑफर्ड मी अ पोजीशन। उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू होती है 2019 से 18 से आई थिंक मैं बटरफ्लाइज के साथ फुल टाइम जुड़ा हूँ और तब से अब तक बच्चों के साथ मैंने डायरेक्टली काम किया है। और अभी मैं बच्चों का जो हेल्थ कार्यक्रम है उसको मैं देख रहा हूँ और आई थिंक ये मेरे बारे में है। ओके तो ये जो बटरफ्लाई है ये किस तरह के बच्चों के साथ कनेक्टेड है? हाँ, बटरफ्लाइज का जो अप्रोच है वो स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन हम लोग बोलते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ड यूज़ करते हैं जो कि सही नहीं है। तो आप उसको स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि वो आप एक्चुअली किस तरह के बच्चों के साथ आप बिल्कुल और बिल्कुल। कौन से एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप आपका एनजीओ और आप कनेक्टेड है और किस तरह का आप काम करते हैं? बटरफ्लाइज जो है जैसे मैंने बोला स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन के साथ काम करती है एंड नॉट ओनली चिल्ड्रन, फैमिलीज के साथ भी काम करती है। हमारे जो बच्चे होते हैं 8 to 18 के एज ग्रुप के अंदर होते हैं एंड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं। और ये जनरली बच्चे जो होते हैं द मोमेंट ऐसे स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे स्ट्रीट के ऊपर है। ये बच्चे फैमिलीज़ के अंदर भी रह रहे हैं, परिवारों में भी होते हैं, बट स्ट्रीट से इनका जुड़ाव होता है। जैसे कुछ बच्चे स्ट्रीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे बेगिंग में भी होते हैं, कुछ बच्चे सामान भी बेच रहे होते हैं, तो उनका स्ट्रीट से कनेक्शंस होता है। और मैक्सिमम पेरेंट्स जो है डेली बेस में होते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब आज कमाया और आज ख़त्म हो गया उस तरह की ज़िंदगी है उनकी। तो ये परिवार के बारे में है। तो बटरफ्लाइज इन पेरेंट्स के साथ, इन बच्चों के साथ काम करता है जो कि स्लम्स में है, रोड से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में हम लोग 8 लोकेशंस में काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो पुरानी दिल्ली का एरिया है जैसे चांदनी चौक, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, सदर बाज़ार, तो यहाँ पे सारा लेबर्स का हब है। तो हमारा इंटरवेंशंस वहाँ पे है क्योंकि इनके बच्चों को पढ़ाना और एक होलिस्टिक वे में काम करते हैं। और साउथ में अगर आप आएंगे तो ओखला मंडी है, आईएनए मार्केट है एंड देन निज़ामुद्दीन दरगाह है जहाँ पे बेगिंग और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ है, वहाँ पे हमारा इंटरवेंशन चलता है। ओके आप जब इन बच्चों के पास जाते हैं तो कौन से कॉमन चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं थ्रू देयर फैमिली और इन बच्चों के साथ भी व्हेन यू ट्राई टू मेक अवेयरनेस या उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाना? सबसे बड़ी बात है कि बटरफ्लाइज का जो सबसे एक अच्छा कार्यक्रम है वो एजुकेशन है। हमारा विश्वास है कि अगर किसी बच्चे को ये गरीबी के कुचक्र से या इलिटरेसी हम लोग बोलते हैं, अगर उससे निकलना है तो बच्चे को एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंस है। तो हमारा मेन फोकस एजुकेशन पे होता है। उसके बाद हम लोग एजुकेशन ही नहीं, हम लाइफ स्किल्स भी देते हैं। आई एक्सप्लेन लाइफ स्किल्स क्या होता है। तो लाइफ जब हम एजुकेशन बोलते हैं तो बस एक स्कूल जाना, किताबी ज्ञान लेना, उससे लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें बच्चों को लगा कि लाइफ स्किल्स पे देना चाहिए। तो अभी जो है हम हेल्थ के बारे में उनसे बात करते हैं जिसमें फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों होता है। फिर हमारे पास एक बच्चों का बैंक कार्यक्रम है जहाँ पे ये बच्चे अगर 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, तो वो बच्चे वो पैसा हमारे पास सेव करते हैं और सेव अगर अच्छी सेविंग्स है तो उसको इंसेंटिव भी मिलती है। तो ये बच्चों के अंदर एक छोटे पैसे को बचत करने के रूप में काम करता है। पॉपुलर सेंस में बच्चों का उसको बैंक बोलते हैं, बट हम लोग उसको चिल्ड्रन डेवलपमेंट खजाना एक लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम है वो। उसके बाद हमारे पास एक चिल्ड्रंस मीडिया कार्यक्रम भी है। तो चिल्ड्रंस मीडिया में क्या है कि बच्चे जनरली जो एडल्ट्स का अखबार होता है या टेलीविज़न चैनल्स होते हैं उन पे एडल्ट्स अपनी व्यूज़ रख रहे होते हैं, बच्चों की व्यूज़ कहीं नज़र नहीं आती हैं। तो हमारे पास बच्चों का एक अखबार है जहाँ पे बच्चे अपनी बात रखते हैं। और दूसरा है कि रेडियो कार्यक्रम भी है। हर एक सप्ताह ऑल इंडिया रेडियो पे बच्चे एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं और वो टेलीकास्ट होता है जहाँ पे बच्चे किसी भी सीजनल इशूज़ के ऊपर बात करते हैं।
फिर मेंटल हेल्थ हमारा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जो क्रॉस कट करता है हर एक प्रोग्राम को। तो ये सारे कार्यक्रम हैं जिसके थ्रू बच्चों को एक होलिस्टिक वे में उनकी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं। ये आपका रहा ऑर्गेनाइजेशन का, बट आप जब जाते हैं फील्ड वर्क पे, जब आप इन बच्चों से मिलते हैं, तो आपको कुछ ऐसे कॉमन चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे इन बच्चों के साथ? सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन बच्चों के साथ काम करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट से ये आते हैं, ये एक मिडिल क्लास बच्चे नहीं हैं, हाईली डिसिप्लिन बच्चे नहीं होते, बहुत ही शरारती होते हैं। और इनका जो लाइफ है वो एक आप बोल सकते हैं घर में, जैसे मैं एक एग्जांपल एक बच्चे की देना चाहूँगा। उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, मम्मी का पापा से नहीं बनता, पापा का मम्मी से नहीं बनता, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं जो बच्चों को देखते हैं, उसकी वजह से उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा होता है इकोनॉमिक सिचुएशन जो होती है, जैसे पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है पैसा अर्न करने का, और ये डेली वेजेस होते हैं, तो आज काम मिला कल काम नहीं मिलता तो है, बच्चों पे भी वही प्रेशर वही आता इसलिए उनकी मेंटल हेल्थ को ये सेव करता है। तो ये सारे प्रेशर्स बच्चों के ऊपर भी आता है। तो ये सारी, दूसरा आज के समय में जो है बहुत सारे बच्चे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं एज अर्ली, मुझे लगता है 10 साल में 12 साल में उन लोगों के पास एक नहीं 2-4 गर्लफ्रेंड्स होती हैं। हाँ। और बच्चे किसी भी, और हम लोग ये बताते हैं बच्चों को कि प्यार में पड़ना या प्यार हो जाना किसी लड़की से गलत बात नहीं है। गलत तब होता है जब आप कुछ गलत स्टेप उठा लो। इसके लिए हम उनको सेशंस लेते हैं दैट हाउ पॉक्सो इज़ देयर, जहाँ पे आप अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बच्चों को बताया जाता है कि ये रिलेशनशिप्स को कैसे नेविगेट करना है, इतना आसान नहीं है। दूसरा है बच्चे काफ़ी टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं। आप पूछेंगे कि ये फ़ोन उनके पास आएगा कहाँ से, क्योंकि इतने गरीब है। तो हमने पाया है कि काफ़ी सारे बच्चे रात को जब पेरेंट्स सो जाते हैं तो उनका फ़ोन उठा लेते हैं। और उठाने के बाद कम से कम सुबह तक उस फ़ोन को यूज़ करते हैं। और ये कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हैं? ये मैंने बोला 10-12 साल से शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चे गेमिंग साइट्स में हैं जहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। अच्छा। बहुत सारे बच्चे डेटिंग ऐप्स पे भी हैं, और ऐसे ऐप्स हैं जो हमें नहीं पता, और जहाँ पे बच्चे किसी एक अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, इट कैन बी बॉय इट कैन बी गर्ल, और उनसे बात कर रहे हैं। और कभी कभी ये एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहाँ पे आपके मतलब एक आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में वो डाल सकते हैं। और इतनी अवेयरनेस, इतना सब उनको कैसे पता चलता है अबाउट ऑल दिस? थ्रू मोबाइल ओनली? मोबाइल ओनली। और मैं आपको बताऊँ बहुत सारे बच्चे जो है इनकॉग्निटो कर देते हैं। आप फ़ोन में अगर आप चलाएंगे तो आपने देखा होगा, जैसे अगर हाँ, ताकि प्रीवियसी मोड। हाँ, और दूसरा है कि पेरेंट्स को आपकी हिस्ट्री सर्च नहीं कर पाए। और दूसरे कभी कभी हमने देखा है बहुत सारे बच्चे फ़ोन्स में जैसे कैलकुलेटर एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर कई सारे ऐप्स होते हैं जो बच्चे छुपा के रखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को फील करता है ये तो कैलकुलेटर है, इसको मैं क्यों ओपन करूं। बट काफ़ी सारे जो बेकार के ऐप्स होते हैं वो उस कैलकुलेटर के अंदर होते हैं। आप कैसे डील करते हैं फिर इन सब इशू से? आप कैसे उनको अवेयर तो करते हैं स्क्रीन टाइम लेस यूज करने के लिए, या ऐसी डेटिंग एप्स और गेमिंग साइट्स जो आप बता रहे हैं? जब हमें पता चलता है कि बच्चे इन सारी चीज़ों में हैं तो हम उनके साथ फिर सेशंस लेते हैं। हमारा जो है कि बच्चों के साथ एक ग्रुप वर्क किया जाए, और जहाँ पे उनको डिकोड किया जाए कि ये सब उनकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। और इसके पेरेंट्स के साथ भी हम लोग बात करते हैं। इसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो दैट इज़ फाइन, बट आप कोई गलत स्टेप रिलेशनशिप में लेते हो तो आपके ऊपर पॉक्सो का केस लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उनको हम सेशंस में सारी चीज़ें बताई जाती है, और फिर बच्चे धीरे धीरे इस बात को समझते हैं और इससे अलग होते हैं। दूसरा है कि हमारा प्रोग्राम्स ऐसा है, जैसे हम लोग खेल कूद के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं कि बच्चे अपने फ़ोन से अलग हों। दूसरा है कि बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल्स हमारा होता है, तो इन सब चीज़ों से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को हम उनसे दूर करते हैं। बट आज का रियलिटी ये है कि फ़ोन से दूर करना बहुत ही मुश्किल है, बट हमारा एफर्ट्स जारी है कि बच्चे उससे दूर रहें और अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू आप चेंजेस देखते हैं इन बच्चों की लाइफ में? हाँ, चेंजेस देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए 2 टूल्स यूज़ करते हैं। एक है WHO वेलबींग इंडेक्स बोलते हैं, जहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं और स्केल होता है वो, जहाँ पे 2 वीक्स के अनुसार पे उनको सेल्फ रिपोर्ट करना होता है कि मैं आज फ्रेश फील कर रहा हूँ, मेरी नींद अच्छे से आई है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चे की एक्चुअली मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है, और ये हम हमेशा साल दर साल इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने बच्चों को देखा है कि स्कोर में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और बच्चों ने अच्छी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट की है।
ये तो रहा इन बच्चों के बारे में। आप इतने इमोशनल डिमांडिंग एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेगुलर जॉब और नॉर्मल जॉब। ये बहुत इमोशनली डिमांडिंग जॉब है जिसमें आपको रोज जाना है, नई तरह के बच्चों से मिलना है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रोग्राम्स में इनरोल्स कराना है। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं हाँ, एज अ ये सोशल वर्कर? या आई मीन दिस इज़ वन थिंग मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क अस। फर्स्टली बताऊं कि ये एक प्रोफेशन जो हमने चूज किया है, हमें किसी ने ज़बरदस्ती नहीं धकेला हाँ, है। इट इज़ नॉट अ इजी जॉब बट हाँ, तो हमने सबसे पहले इसको चूज़ किया कि हमें ये करना है, और हमें जब कॉलेज में एजुकेशन मिलती है सो हमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाई जाती है कि दिस इज़ व्हाट योर फ्यूचर वुड बी। तो हम इसके लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होते हैं। दूसरा है कि सोशल वर्क में थोड़ा सा फैमिलीज नाराज़ होते हैं कि आपका रात में भी फ़ोन बज रहा है, आप रात में भी काम कर रहे हैं, बिकॉज कभी भी फ़ोन की घंटी बज सकती है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मोर देन पेरेंट्स, मोर देन टीचर्स, इट इज़ द आवर स्टाफ विच मैटर्स अ लॉट। उनको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट एडल्ट होता है। तो बच्चे जो होता है हर एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स से तो घबराए रहते हैं, टीचर से भी घबराए रहते हैं। उनकी लाइफ में एक स्टाफ होता है हमारा, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट एडल्ट बोलते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो अगर रात को भी कुछ क्राइसिस है तो फ़ोन सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि भैया ये हो गया है, भैया वो हो गया किस है। तरह के कॉल्स आते हैं, किस तरह के क्राइसिस होते हैं? जैसे मम्मी ने पिटाई कर दी, पापा ने पिटाई कर दी, ओके। मैं 2-4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, उसके लेके तो कई तरह की चीज़ें होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चा घर से अलग हो गया है, भागने की सिचुएशन में है। थेफ्ट और पुलिस, कुछ ऐसे भी केसेस होते नहीं, हैं? उस तरह के केसेस नहीं आते हैं। मैं एक केस शेयर करना चाहूँगा, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है जैसे, बट जहाँ तक बात थी इसकी चैलेंजिंग वर्क, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं इस जॉब के लिए। हमें ट्रेनिंग मिली होती है कि इस तरह का सिचुएशन है, और स्लोली हम एक्लिमेटाइज हो जाते हैं इन सारी परिस्थिति में। थोड़ी बहुत फैमिली की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, स्पेशली द मैरिड वंस। जो बैचलर्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे आप जब इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो यू डेवलप द स्किल्स। आपके पास वो एटीट्यूड्स होते हैं और स्किल्स होते हैं जो आप ईजिली उनके साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रीट वाले बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी शरारती होते हैं, ईजिली आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप इफ़ यू एंटर अ क्लास, नॉर्मल क्लास में जहाँ पे सारे बच्चे साइलेंट होते हैं, यहाँ पे होगा कि आप 5 बार बोल दो, बच्चा सुनता ही नहीं है। बट फिर भी आपके पास यू नीड टू हैव दैट स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ टू डील विद ऑल द चिल्ड्रन। तो ये ग्रुप इतना आसान नहीं होता है, बट ग्रेजुअली हम वो स्किल्स डेवलप कर लेते हैं कि हमें इनके साथ ऐसे काम करना है। क्या आप लोगों को भी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, या आप लोग लाइक एज यू से ऑर्गेनाइजेशन हमें समय समय पे अलग अलग भेजते हैं चीज़ों पे, प्रोग्राम्स में हाँ, स्पेसिफिक? अलग अलग चीज़ों पे ट्रेनिंग देते हैं, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है हम लोग जो कॉलेज में सीखते हैं वही हमें एक्चुअली प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ओके। आप कुछ केस के बारे में हाँ, बता केस रहे के थे। बारे में मेंटल हेल्थ की बात करें तो एक केस जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। ये केस है एक्चुअली एक कंजर्वेटिव फैमिली का, और ये केस हमारे पास आया था। बटरफ्लाइज के पास एक कमेटी है जिसको चाइल्ड सोशल प्रोटेक्शन कमेटी बोलते हैं। ओके। तो हर एक इलाके में उस कमेटी के अंदर बच्चे भी होते हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। वो सारा मिलकर उस कमेटी को बनाते हैं। कमेटी का काम है कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है उसके ऊपर उनको नज़र रखना है। तो ये दो बच्चे की दो लड़कियों की केस है जहाँ पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। एक कमेटी ने बताया कि उनके घर में काफ़ी मारपिटाई चल रही है। तो जब हमने होम विजिट की तो पता चला कि एक लड़की 12 साल की थी और एक 16 साल के आसपास थी। तो उनके साथ जो है उनके फादर थे, उनको काफ़ी वायलेंटली डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने पाया ऐसा क्यों हो रहा है तो वो एक्चुअली उनके स्कूल जाने के खिलाफ थे। ओके। तो और फिर हमने मदर से जब बातचीत की तो मदर जो थी एक्चुअली एम्प्लॉयड थी, वो डेली वेज में थी, फादर अनएम्प्लॉयड थे, वो घर पे ही रहते थे। तो मदर एक्चुअली शाम को ही लौटती थी, और उनके पास टोटल 6 सिबलिंग्स हैं इन भाई बहनों के पास। तो मदर्स भी एक्चुअली सपोर्टिव थी उस फादर को लेके कि ठीक है, इन लड़कियों की पिटाई होनी चाहिए, इनको स्कूल क्यों जाना है, इनको घर का काम करना है, इनको छोटे बच्चों को देखना है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे जो केस वर्कर हैं हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ में जो काम करते हैं उनको हम लोग केस वर्कर बोलते हैं। तो इन केस वर्कर ने फिर डिफरेंट सेशंस लिया। ये एक बार में ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी सारे सेशंस लेने में फादर्स के साथ हम बैठे। फिर हमें समझ में आया कि फादर का जो एक ऑर्थोडॉक्स विचार है कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है,
फिर हमने उनको बताया कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी क्यों है, और फिर हमने उनको बोला कि आरटीई फ्री है, अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे तो एक इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस भी होगा। देन ही स्टार्टेड लिसनिंग टू अस कि नहीं ठीक है भाई, हम इसको अलाउ करेंगे। फिर हमने लड़कियों के साथ काम किया, जैसे ये मतलब केस वर्क में अलग अलग सीरीज जैसे सेशंस होते हैं ना, तो ये हमारा तरीका है काम करने का। जो भी मेंटल हेल्थ के केसेस आते हैं, ये लड़कियाँ पढ़ाई से थोड़ा सा विड्रॉ हो गई थी, हमें ये भी पता चला कि ये लड़कियां घर छोड़ के भागने वाली थी बिकॉज ऑफ द वायलेंस एट होम। फिर हमने उनके साथ काम किया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपना काम और स्कूल का काम अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो फिर हमने उनके साथ बैठ के उनका डेली टाइम टेबल बनाया, दैट आप इस टाइम पे ये काम करो। फिर मदर्स को भी हमने बताया कि आपको बच्चों की एजुकेशन और अपना काम दोनों बैलेंस करना है, ये नहीं कि सारा काम बच्चे ही करें, आपको भी कुछ करना है, घर पे भी आके करना है। तो थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी घर का हालात ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये दोनों बच्चे एक ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और एक अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो ये इस तरह के मेंटल हालात होते हैं जहाँ बच्चे घर छोड़ के भागना चाहते हैं, बहुत ही विड्रॉन हो जाते हैं, उनको लगता है उनकी एजुकेशन नहीं है, बट बच्चों के पास हम उनको एस्पिरेशंस देते हैं, उनको देते हैं कि आप सपने देखो और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करो। और आप उनकी फैमिलीज पे भी वर्क करते हाँ, हैं, उनको भी उनका भी रीप्रोग्रामिंग रहता है। यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जनरली एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है या साइकेट्रिस्ट होता है, वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक वे में काम करते हैं। दे आर ऑल गुड, दे आर ऑल डूइंग गुड वर्क, मैं उस तरह का नहीं, बट मैं अपने अप्रोच के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो जनरली क्लाइंट उनके पास आता है और उस क्लाइंट के साथ वो बैठ जाते हैं और मे बी सीरीज आफ्टर सीरीज उनके साथ सेशंस करते हैं। बट बटरफ्लाइज का जो अप्रोच है, हम सबसे पहले केस आती है, बच्चों के थ्रू भी केस आती है, कोई बच्चा खुद से भी आके बता सकता है कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत है, बिकॉज वो अवेयरनेस हमने उनको दी है। उनको हम रिस्क साइन बताते हैं कि क्या आपको देखना, जैसे इफ़ यू आर ईटिंग टू मच और इफ़ यू आर ईटिंग टू लिटिल, इफ़ यू आर स्लीपिंग टू मच। तो इस तरह की हम उनको सेशंस में बताते हैं कि अगर ऐसा सिम्टम है तो कोई भी बच्चा रिपोर्ट कर सकता है हमें, या बड़े लोग भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर मेंटल हेल्थ टीम उन केस को लेती है। जैसे ही हमारे पास केस आता है तो फिर हम उसको समझना चाहते हैं कि रूट कॉज क्या है। समटाइम्स क्या होगा कि प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द चाइल्ड, प्रॉब्लम वुड बी इन द स्कूल, प्रॉब्लम वुड बी इन द फैमिली। जैसा मैंने आपको केस बताया कि एक्चुअली बच्चे के साथ दिक्कत नहीं थी, घर में प्रॉब्लम थी। फिर कभी कभी कम्युनिटी के अंदर इशूज़ होते हैं, कुछ लड़के छेड़छाड़ कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारा अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है, और उसी तरीके से हमारा ट्रीटमेंट भी होता है कि हम फैमिली में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, बच्चे के साथ भी काम करेंगे, और कम्युनिटी लेवल पे कुछ इंटरवेंशन करना है तो वो भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, और ये बच्चे की लाइफ जो है ये चारों लेवल्स पे होती है। बच्चा केवल कम्युनिटी में अकेला नहीं है, वो किसी फैमिली का हिस्सा है, वो स्कूल जा रहा है। कभी कभी बुलिंग के केसेस होते हैं और आपको लगेगा कि बच्चे के साथ काम करने की ज़रूरत है, बट वैसा नहीं है। बुलिंग के केस में हमें स्कूल्स विजिट करनी है और प्रिंसिपल से बात करनी है, उसके क्लासमेट से बात करनी है, उसके पीयर्स के साथ बात करनी है, और फिर वहाँ पे सेशंस लगाना है कि बुलिंग होता क्या है। तो इस लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है केवल एक व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, वो अलग अलग लेयर्स पे होता है और आपको लेयर्स पे इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो हमारा मेन मकसद होता है कि बच्चे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें, और एजुकेशन के साथ साथ हम लोग लाइफ स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। जब मैंने से लाइफ स्किल्स, तो उनका हेल्थ, जहाँ पे फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों देखते हैं। फिर उनके पास एक कैपिटल भी, हम लोग जो खजाना हमारे पास कार्यक्रम है जहाँ पे बच्चे छोटा छोटा पैसा जमा करते हैं, और हमारा आइडिया ये है कि बच्चे उस छोटे छोटे पैसे से एक कैपिटल बना पाए, और जब वो 12th कर लें तो कॉलेज के लिए पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना फीस खुद भर सकें। तो हम उनको बताते हैं कि लाइफ में एक गोल बनाओ और गोल के लिए सेव करो, क्योंकि आपके पास ये खजाना कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये है। तीसरा है मीडिया कार्यक्रम है। तो ये सारी प्रोग्राम्स जो ऐसे हैं कि बच्चों को एक एस्पिरेशंस देते हैं लाइफ में कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। दूसरा है कि लाइफ स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। मैं लाइफ स्किल्स के बारे में बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग लाइफ स्किल्स यूज़ कर रहे हैं बट उसका प्रॉपर मतलब नहीं समझते हैं। व्हेन आई से लाइफ स्किल्स, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 कोर लाइफ स्किल्स दिया है, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊँ, सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कहाँ पे मुझे और काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आजकल मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है रिलेशनशिप्स के ऊपर होती है, तो वहाँ पे बात करनी है कि आपका रिलेशनशिप आपके पीयर्स के साथ, आपके फैमिलीज़ के साथ, आपके स्कूल्स में, इनके साथ कैसे अच्छा हो। फिर है कम्युनिकेशन। तो ये बस मैंने 3 नाम आपको गिनाए, बट इस तरह का पैकेज है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग विथ स्ट्रेस, कोपिंग विथ इमोशंस,
एम्पैथी, ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बच्चे को इससे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि नहीं, लाइफ इसके मतलब एकेडमिक्स के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। दूसरा है, हम लोग बहुत सारा एक्सपोजर विजिट्स देते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ ब्रिटिश एयरवेज के पायलट्स आए थे और केबिन क्रू आए थे। उन्होंने सेशंस दिया कि भाई ये एक फील्ड है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो अलग अलग एक्सपोजर विजिट्स होती है, तो उनका जो थिंकिंग है, उनका जो होराइजन है, वो हम लोग काफ़ी ब्रॉड करते हैं और बोलते हैं कि सपने देखो और उसको पूरा करने की कोशिश करो, और सपोर्ट के लिए हम लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। और जो बच्चा 12th कर लेता है वो जनरली आगे निकल जाता है, जो बच्चे 10th 12th में फिसल जाते हैं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो ये है, इस तरीके से हम उनकी मोटिवेशन, उनका एस्टीम और उनके एस्पिरेशंस बना के रखते हैं। और हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पहली सैलरी जब मिलती है तो वो संस्था को आके डोनेट करते हैं। तो उस समय काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ चेंज हुई। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक उदाहरण है, एक विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट था हमारे पास, और वो आज के समय में टीचर है, और वो काफ़ी सालों बाद बटरफ्लाइज विजिट किया और उसने अपनी पहली तनख्वाह डोनेट की कि आज जो भी कुछ भी हूँ मैं बटरफ्लाइज की वजह से हूँ। तो ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज है जहाँ पे फिर हमें लगता है कि नहीं, हमने बच्चों की लाइफ में बदलाव लाया है। ये जो इंडिविजुअल्स है, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ? बटरफ्लाइज का जो अप्रोच है कि हम जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास फील्ड वर्क करने के लिए आते हैं, और इंटर्नशिप के लिए हमारे पास एक वेबसाइट पर फॉर्म होती है जिसको फिल कर सकते हैं और लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हम उनके फॉर्म को स्क्रीन करते हैं और फिर देखते हैं कि जनरली वी प्रेफर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स को कम अलाउ करते हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव सम स्किल्स। हम देखते हैं कि आप हमें एक्चुअली कैसे हेल्प कर सकते हैं या बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके बेस पे हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर हम एक्चुअली अलाउ करते हैं। मेंटल हेल्थ जब भी हम बोलते हैं तो हमारे अंदर आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ही निकल के आती हैं। हाँ, बट मेंटल हेल्थ को एक्चुअली पॉजिटिव के तौर पे देखना है। और जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज, वी टॉक अबाउट हेल्दी फूड्स। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्यों नहीं हम करेज के बारे में बात करें, क्यों नहीं हम रेजिलियंस के बारे में बात करें, क्यों नहीं हम हैप्पीनेस के बारे में बात करें। तो इन सब पहलूज को एक्चुअली पीछे कर दिया जाता है, हमें एक्चुअली इसको लेके आगे आना है। और जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ एक कंटिन्यूम होता है, वो ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हमेशा बीमार है या हमेशा परेशान है। हम सब लोग कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत सैड हो जाते हैं, और उससे डील भी कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान वैसे सिचुएशन में पहुंच जाता है जहाँ से उसका निकलना मुश्किल है। तब उस इंसान को और उस बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट बटरफ्लाइज हम लोग केस वर्क बोलते हैं, केस वर्क करते हैं, केस वर्क के थ्रू उस बच्चे को सपोर्ट पहुंचाई जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ को एक पॉजिटिव तौर पे देखें, स्टिग्मा बना के ना रखें कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और हमें उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप्स में बोलना चाहूँगा कि हर एक चीज़ में रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अभी हार्वर्ड का एक स्टडी है जो विश्व का सबसे लंबा स्टडी हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं, और वहाँ पे उन्होंने हार्वर्ड के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी बचपन से लेके अभी तक उनको ट्रैक किया है कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं। उन्होंने ये पाया पूरी इस लंबी स्टडी में कि rather than money or fame, it is the relationship which matters a lot। जो लोग बोले कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए वो आज डिप्रेस्ड है। जो लोग ये बोले कि उनको फेम चाहिए या करियर में एकदम आगे जाना है वो डिप्रेस्ड है, काफ़ी अकेले हैं। बट जिन लोगों ने रिलेशनशिप्स को चुना कि नहीं, मुझे अपनी फैमिलीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, मुझे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, वो आज खुश है और एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है, मेंटल हेल्थ कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है। हम अगर अपने आप का ख्याल रखें, अपने रिलेशनशिप्स को फोकस करें, तो आई थिंक हम खुश रह सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि जैसे इंसान बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए, वो एक इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। बट हमें अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात चल रही है कि कैसे हम कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट को आगे बढ़ाएं। इसका मतलब है कि आपको प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो लोग इंस्टीट्यूशनल केयर में गए हैं उन्होंने अपने ब्लॉग्स में लिखा है कि वो मेडिकेशन से काफ़ी परेशान हो गए थे, और इस तरह का मेडिकेशन उनको दिया गया कि जब वो हॉस्पिटल से बाहर आए
तो वो फिर कोप नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ से, उनको अपने फ्रेंड्स अजीब लग रहे थे, उनको अपनी फैमिली अजीब लग रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मेडिकेशन या इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट जो है उनकी सोशल रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दिया। अगर यही कम्युनिटी बेस्ड कुछ सपोर्ट सिस्टम होता तो मुझे लगता है उतना नुकसान नहीं हो पाता। तो हमें कोशिश करनी है कि प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम करें। ऐसी स्थिति ना हो कि हम ट्रीटमेंट पे पहुंच जाएं, अगर हम पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट को हम आगे लेके बढ़ सकते हैं, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। दूसरा एक अप्रोच है स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का। अभी बहुत सारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बोल रहे हैं, बट स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, वहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर हम जितना जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम उस पर इंटरवीन कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उनकी इमीडिएट नीड्स को कैसे आप असिस्ट करते हैं बच्चों की? हाँ, जब बच्चों की नीड असेसमेंट मेंटल हेल्थ के लिए मैं बताऊं, क्योंकि हम उनके साथ दिन रात एक साथ काम करते हैं। हम कोई ऐसा नहीं कि महीने में एक बार उनसे मिल रहे हैं या सप्ताह में एक बार, वो रोज़ हम उनसे मिलते हैं। सो वी नो देम वेरी वेल। और वहीं पे हमें पता चल जाता है, जैसे कोई बच्चा हमारे सेंटर में आ रहा है और फिर अचानक वो गायब हो गया, फिर हम होम विजिट्स करते हैं, कम्युनिटी विजिट्स करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं बच्चा गया कहाँ। तो वहाँ पे क्या है, विड्रॉल साइंस आपको पता चलते हैं कि वो एक्चुअली विड्रॉ कर रहा है अपने आप को। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कुछ बच्चे सेंटर पे आना बंद कर देते हैं, कुछ बच्चों का पीयर्स के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब साइंस होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके साथ हमें डील करने की ज़रूरत है। ये जो मेंटल हेल्थ की बात इंडिया में हो रही है, ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न बायोमेडिकल थ्योरी से, जिसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं मेंटल हेल्थ के जो उस लेवल पे नहीं पहुंचता जहाँ पे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जैसे एग्ज़ाम फोबिया है, आप उसको ईजिली बच्चों से बात करके ख़त्म कर सकते हो। किसी बच्चे को अपने कोई बहुत पेरेंट है काफ़ी ऑथोरिटेटिव है, हर एक बात में डांटना, बच्चे उससे बहुत सहम जाते हैं। उस केस में हमें नहीं, पेरेंट्स के साथ सेशंस लेने की ज़रूरत है कि आपको कैसे थोड़ा सा एकोमोडेट करना है बच्चों को। तो यहाँ पे छोटी छोटी इशूज़ है जिनको हम डील किया जा सकता है, बट यही अगर लंबे समय तक चलता रहेगा तो ये एक डिसऑर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत छोटे छोटे रूप से हमें ऑब्जर्वेंट होना है, और पेरेंट्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना है कि हम कैसे अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। तो इन बच्चों में जो आप देखते हैं तो उनमें जो कॉमन मेंटल चैलेंजेस होते हैं, लाइक जैसे आप बात करते हैं एग्जाम फोबिया और ये सब, और क्या क्या चीज़ें आप उनमें देखते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर में आती है या लेटर चेंज हो जाती हैं? इन बच्चों के अंदर बहुत सारे अब्यूज़ का सामना उनको करना पड़ता है। वैसे ऐसे अब्यूज़ की घर का माहौल जो होता है ये काफ़ी वायलेंट कम्युनिकेशंस होता है, काफ़ी सारी गालियाँ होती है, बच्चे उसी को रिपीट करते हैं और उनका फिर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, एक इशूज़ है घर में जहाँ पे इन फैमिलीज़ में लगता है कि थोड़ी बहुत मार पिटाई ओके है और परमिसिव है, बट उनका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है और उनको लगता है कि वायलेंस एक नॉर्मल चीज़ है। अब्यूज एंड एग्रेशन इज हाँ कॉमन। हाँ हाँ, उन एक्चुअली वायलेंस को नॉर्मल होते हुए देखते हैं देखते फिर, हैं। और वही फिर अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनके पूरे एनवायरनमेंट में ऐसा ही होता है, उनकी पूरी लोकेलिटी में, पूरी कम्युनिटी में इट बिल्कुल बिकम्स बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये है। दूसरा है कि उनको एजुकेशन को लेके स्ट्रेस होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है देयर इज़ अ पीयर प्रेशर नाउ। पीयर प्रेशर में क्या है कि उसके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तो ये सब प्रेशर्स भी उनके पास होते हैं। दूसरा होता है कि अगर मेरा फ्रेंड सिगरेट ट्राई कर रहा है तो क्या मुझे भी सिगरेट ट्राई करना चाहिए। एडिक्शंस। हाँ, एडिक्शंस, एडिक्शंस नहीं बोल सकते, सब्सटेंस यूज़ की तरफ वो बढ़ते हैं। तो और आप उनकी एडिक्शंस और इन सब के साथ भी डील करते हैं? हाँ हम लोग, हाँ ये हमारे लाइफ स्किल सेशंस का पार्ट है जहाँ पे हम लोग सब्सटेंस यूज़ के बारे में बताते हैं। और अभी मैं आपको बता दूँ हमारे प्रोग्राम में भी और हमारे कम्युनिटीज़ में भी जहाँ काम करते हैं, सब्सटेंस यूज़ एक बड़ा सा मसला है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो पहले सिगरेट हो, और बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे जो अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं नशे के लिए। तो ये कितनी अर्लीस्ट एज में आपको दिखता है कि बच्चे सब्सटेंस यूज की तरफ जा रहे हैं या एडिक्टेड हो चुके हैं? ऐसे इन बच्चों में कौन सा? 10 साल से ये हमें देखने को मिल जाता है। 10 साल के बच्चों से ही आपको दिखने हाँ, लग पता जाता चल है कि जाता ये है। बच्चे ये सब कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत कॉमन रहता है इन बच्चों में। हाँ कॉमन रहता है, बट हमारे प्रोग्राम्स में नहीं है। बट जो कम्युनिटी के आसपास जो ऐसे बच्चे होते हैं हम उनमें हम देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनको, हमारे बच्चे उससे इन्फ्लुएंस ना हो और वो कैसे इन सब चीज़ों का फ़ायदा और नुकसान दोनों समझें।
ओके। हाँ। तो इसके लिए भी आप लोग प्रोग्राम्स रखते हैं? हाँ, हमने बताया जैसे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे है कि हमारे पास मेंटल हेल्थ टीम है, वो हर एक महीने एक मेंटल मेंटल हेल्थ टॉपिक के ऊपर सेशंस लेती है, जिससे बच्चों की अवेयरनेस बढ़ती है कि हाँ ये एक एरिया है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो मैंने एक साथी एनजीओ से सुना है कि देयर वाज अ गर्ल, उनको जब उन्होंने बुलाया कि बेटे आके गले लग जाओ, तो वो आई और अपना बॉडी पार्ट ऐसे नीचे कर लिया और फिर उसने अपने पैंट खोल दिया। ओके। तो इसका मतलब क्या था, हमें ये समझ में आया कि जो भी उसके घर में है या उसके आसपास है, उसको हक करने का मतलब ये बता रहा है कि आपको अपना पैंट खोल लेना है और बॉडी ऐसे नीचे कर लेनी है। तो ये सरासर एक सेक्सुअल वायलेंस का केस है और पॉक्सो का केस है। बट बच्चे इसको सहते रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वो लैंग्वेज नहीं है, वो एक्सप्रेशंस नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ये है क्या। तो हमें उन बच्चों को जब हम उनके साथ काम करते हैं तो एक अवेयरनेस देते हैं कि बच्चे सेफ टच क्या है, अनसेफ टच क्या है। गुड टच, बैड टच। हाँ, गुड टच अब नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, सेफ अनसेफ टच बोलते हैं, क्योंकि गुड आपके लिए कुछ हो सकता है, हाँ, मेरे लिए किसी के कुछ लिए और, कुछ वो और। बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। तो सेफ सेफ आपको फील होना चाहिए। तो बच्चों को जब वो बताते हैं तब हमें उनको लगता है कि अच्छा भैया ये मेरे साथ गलत हुआ है, देन द रिपोर्ट। दूसरा मैं एक एग्जांपल है, मैं स्कूल्स में सेशंस लेने जाता था और वहाँ पे जब मैंने सेफ अनसेफ टच के बारे में बात की और फिर हम स्कूल्स में, एक फ़िल्म है कोमल जो कि सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया था कि सारे स्कूल्स में दिखाया जाए। तो जब मैं सेशंस लेता था तो सेफ अनसेफ के बारे में तो बात करता ही था, फिर वो फिल्म भी दिखाते थे। तो मुझे याद है जैसे ही मैं सेशंस लेके ऑफिस लौट रहा था कि वहाँ के काउंसलर का कॉल आ गया मुझे कि एक बच्चे ने रिपोर्ट किया है कि उसके साथ गलत हो रहा है। गलत हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटी सी अवेयरनेस केस को तुरंत सामने ला के रखती है। और बच्चे वो रिकग्नाइज कर पाते हैं आपकी कि बातों ये के थ्रू। ये जो टच था वो एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं नहीं था, था। और वो समझ गया कि भैया ने जो बोला है वो सही है और उसको रिपोर्ट करना है। और वो भी हर एक को नहीं बता पाया, वो स्कूल काउंसलर को बताया और स्कूल काउंसलर ने फिर प्रॉपर जो तरीका होगा उससे वो डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी मोटी अवेयरनेस सेशंस और पार्टिसिपेटरी वे में काम करना। यहाँ पे क्या है कि जब मैं सेशंस बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर एक टीचर की तरह बक 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 बातें करना। बच्चों के साथ आप एक कनेक्शन। इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में चीज़ों को तोड़ के बताएं, वो उनके लिए काफ़ी हद तक काम करता है। अगर हम ऐसे बोल दें हाँ बच्चा सेफ अनसेफ ये है, तो वो काम नहीं होगा। उनको प्रॉपरली बताना पड़ता है कि ये है और उनको कंफर्टेबल करना पड़ता है, तब बच्चे जाके ओपन होते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन में एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ हो या सेक्सुअल वायलेंस हो, बच्चे इजीली ओपन अप नहीं होते, वो अपनी रियलिटीज़ को मास्क करके रखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे तो आपको वो कुछ नहीं बताएंगे, वो पहले आपसे सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सोशल वर्क में कि हमें एक्चुअली रैपो बिल्ड करना पड़ता है उनसे। और बच्चे आपको जज करते हैं, 1 सप्ताह लगेगा, 2 सप्ताह लगेगा, जिस दिन उसको लगेगा कि हाँ दीदी सही है या भैया सही है, तभी वो अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। बट जो काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं वो काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए हमें मेंटल हेल्थ के केसेस भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं और सेक्सुअल वायलेंस तो बहुत टाइम मुश्किल लगता से है। हाँ, मिलते हैं। तो ये है उनके साथ एक चैलेंज ये होता है कि वो जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं। और मैंने जैसे बताया कि उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट एडल्ट होते हैं जिनके साथ ही वो शेयर करते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द ऑफन वो पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली कोई दूसरा होता है या कभी कभी पेयर्स हो सकता है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं। ये चंदन, आप ये बताइए कि इन बच्चों में भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहते होंगे, इनके फैमिली का पर्सपेक्टिव क्या रहता है उसको लेकर, और इन बच्चों का खुद का एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या रहता है, एंड हाउ यू कोप अप विद इट जब आपको पता चलता है इनके रिलेशनशिप्स के बारे में? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि अगर एक मतलब बच्चे जो है 18 बिलो होते हैं और वो रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं, कभी कभी उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो ये पेरेंट्स जो है उसको बॉयज़ के ऊपर धकेल देते हैं कि बॉयज़ ने इनिशिएटिव लिया होगा, जबकि ये दोनों म्यूचुअल एक कंसेंट होता है। बट काफ़ी टाइम इसका जो खामियाजा है लड़कों को भुगतना पड़ता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, बच्चों को अवगत कराते हैं कि अट्रैक्शन नेचुरल है, अट्रैक्शन होता है, बट आपको क्या है कि किन सब एक बाउंड्रीज एक्चुअली तय करनी है कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। अगर वो स्टेप उन्होंने ले लिया है तो एक बहुत ही निगेटिव वे में वो जा चुके हैं। और
इसके लिए मुझे लगता है और हम लोग करते आए हैं कि सेशंस इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि मे बी हम एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं बिलो 18, जबकि वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। जब उनको बताते हैं कि भैया ये एक लीगल ऑफेंस माना जाएगा एंड यू कैन बी पनिश फॉर दैट, तब उनको लगता है कि हाँ ओके, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये उनके लिए एक नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल होता है। और काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चों के ऊपर पॉक्सो के केसेस लगाए गए हैं, जबकि कोर्ट उसके ऊपर अभी वो है कि बच्चे हैं तो कैसे कंसेंट होगा या कुछ, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इन सब चीज़ों की। तो इसके ऊपर आई थिंक बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, और क्योंकि उनका पीयर्स कौन है, वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, ये बहुत सारा टाइम पेरेंट्स को पता नहीं होता है। दूसरा है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम टाइम बोथ मदर्स एंड फादर्स एक्चुअली डेली बेस तो वो काम कर रहे होते हैं। बच्चा बहुत ही अकेला होता है, और वो अगर उसके पास फ़ोन अवेलेबल है तो वो फ़ोन में कुछ भी कर सकता है या किसी के साथ घूम सकता है। तो हम पेरेंट्स को एक फ्रेंड के तौर पे बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, और रात में बस आए उनके साथ खाना खाना और ये सारा कुछ वो काम नहीं करता है। यू नीड टू हैव क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन। तो इससे मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव रिलेशनशिप घर का होगा और बच्चे इससे बच पाएंगे। दूसरा है, मेंटल हेल्थ की बात करें। मेंटल हेल्थ अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, अभी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास है। और इंडिया में अगर मैं आपको ट्रीटमेंट गैप की बात करूं, तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री है, वो बोलता है कि हर एक 1 लाख पे इंडिया में 0.75% साइकेट्रिस्ट हैं। इसका मतलब ना के बराबर। जबकि एक प्रॉपर रिकमेंडेशन ये है कि 1 लाख पे कम से कम 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए। बट आप इंडिया में देख लो कितना बड़ा ट्रीटमेंट गैप है। और तक मुझे लगता है, इफ़ आई रिमेंबर प्रॉपरली, 10% लोग हैं जो डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, और कोई भी सपोर्ट सिस्टम उनके साथ खड़ा नहीं है। मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान को ये नहीं पता होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और उसको समझ में भी आता है तो उसको सपोर्ट सिस्टम कहाँ है उसके पास, कहाँ जाएगा वो। अगर आप अच्छे फैमिलीज़ में बात करेंगे तो एक साइकेट्रिस्ट अच्छा ढूंढते ढूंढते बहुत समय निकल जाता है। और बहुत सारे लोग आई थिंक आपको दिखेंगे जो इससे जूझ रहे हैं, चाहे वो वर्क पे हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, हर एक आदमी इससे डील कर रहा है। बट बहुत सारे लोग इससे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग स्लिप हो जाते हैं, और जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास हॉस्पिटल्स भी काफ़ी कम है, बट अभी एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को डील कर पाए। सो थैंक यू सो मच चंदन, हमारे शो पे आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, और इतनी डेप्थ में बताने के लिए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे अभी सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में, और कैसे बटरफ्लाई उनको हेल्प कर रहा है इम्प्रूव करने के लिए, टू मेक बेटर लाइव्स फॉर स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़। जान के बहुत अच्छा लगा दैट पीपल लाइक यू आर सपोर्टिंग दिस कम्युनिटीज़ एंड शेपिंग देयर फ्यूचर बेटर। Thank you so much for joining me, and I hope that you continue this social work and make kids' life better. It was privilege to be here, and I'm glad that I could say this much. And I want people to understand that mental health is real, Yes. and people should not ignore it, and try to be happy and care for each other. Yeah. That's all. Thank you.